नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में। हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। आतंकिस्तान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुली चुनौती दी है। अयोध्या से पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है उसके खात्मे का। मुख्यमंत्री योगी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा और साफ कहा कि नया भारत पहले छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं। वहीं योगी आदित्यनाथ के सेना के गुणगान पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। इसीलिए कहा जा रहा है आतंकिस्तान को सीएम योगी ने ललकारा, लाभ के लिए बंद करो सेना का सहारा। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। आतंकिस्तान को सीएम योगी ने ललकारा, लाभ के लिए बंद करो सेना का सहारा। विपक्ष ने बीजेपी का सियासी एजेंडा बताया, सेना की आड़ में सरकार ने नाकामी को छुपाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पाकिस्तान अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वहां का आतंकवाद ही उसे ले डूबेगा। पाकिस्तान 75 साल बहुत जी लिया और अब खात्मे का समय आ गया है। वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। यह नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं। हमने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमला फेल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन की वजह से है। पाकिस्तान का अपना कुछ नहीं है, सब कृत्रिम है। पहलगांव में लोगों का धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा गया, लेकिन पाकिस्तान को हमारे 24 लोगों की जान की कीमत 124 आतंकियों की जिंदगी से चुकानी पड़ी। जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। सीएम योगी की आतंक पर दहाड़ और सेना के गुणगान को लेकर विपक्ष ने तल्ख अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला। विपक्ष ने सेना की आड़ में बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। साथ ही विपक्ष ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था पर भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सेना के शौर्य को सत सत नमन और सेना का पराक्रम जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो तिरंगा यात्रा निकाला हुआ है आपकी सरकार ने, उसका स्वागत है। सेना का जो है स्वागत है, उनके जो है सम्मान में समाजवादी पार्टी का सत सत नमन है, प्रणाम है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी अब उस शौर्य को अपना पार्टी प्रमोशन एजेंडा मत बनाइए। पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। हमें अपनी पराक्रमी सेना पर गर्व है। यदि शनिवार को भाजपा की मोदी सरकार ने सेना को ना रोका होता तो वाकई में पाकिस्तान घुटनों के बल 1971 की तरीके से, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में विश्व का भूगोल पलट गया था, बांग्लादेश बना था पाकिस्तान टूटकर, उसी तरीके से घुटनों के बल पड़ा होता। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को हमले की सूचना पहले दे दी थी। तो सवाल तो सरकार पर है। योगी जी, पाकिस्तान को मत ललकारिए, आप ललकारिए मोदी जी को, उनमें जोश डालिए, हिम्मत डालिए, बोलिए कि पूरा देश उनके साथ है, विपक्ष साथ है, जो कार्रवाई करनी है करें, सिर्फ मंचों से भाषणबाजी मत करें। एक और जहां बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर मंच से जन जन तक पहुंचाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमा भाजपा सरकार पर सियासी तोप के गोले दागने में लगा है। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। ऐसे में सवाल ये कि क्या सियासी लाभ के लिए बीजेपी ले रही है सेना का सहारा? सवाल यह भी कि आखिर सेना के गुणगान से विकास कैसे हो सकता है बाधित? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सेना के गुणगान से विपक्ष क्यों है हलकान?
लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अपर्णा जी का बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मौजूद हैं। अभिषेक जी का बहुत स्वागत है। प्रभात कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। प्रभात जी का बहुत स्वागत। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। आलोक भाई का बहुत स्वागत है। आलोक भाई, सेना के पराक्रम का गुणगान मंच से हो रहा हो तो उसमें कोई विकास की योजना बाधित हो जाती है क्या, या ऐसा है कि भाई बाकी जितनी तमाम जो जनहितैषी योजनाएं सरकारों के द्वारा चल रही हैं उन्हें रोककर सेना के लिए कोई दो शब्द कहे जा रहे हैं? क्या है ये मसला, और क्या भारतीय जनता पार्टी सेना को आगे करके अपनी नाकामी छुपा रही है जैसा विपक्ष बता रहा है? सुनील भाई, कौन सी नाकामी? भाई नाकामी भी तो बताना चाहिए कि नाकामी कौन सी। 1971 वाली, जहाँ 93,000 सैनिक हमारे पास थे और हमने पीओके नहीं ले पाया। भाई हमने बांग्लादेश बना दिया, लेकिन बांग्लादेश बनाने के साथ हमने पाया क्या? भाई भारत ने क्या पाया 1971 में? 93,000 सैनिकों को हमने पकड़ के रखा था, उसके बदले में हम अपने कुछ सैनिक नहीं छुड़ा पाए थे। और दूसरी बात, ये बात देश तय कर ले कि भाई सेना का शौर्य रहेगा तो सरकारों को क्रेडिट जाएगा कि नहीं जाएगा। इंदिरा गांधी करे तो आयरन लेडी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और राजीव गांधी करे तो राजीव गांधी को क्रेडिट जाएगा, और अगर नरेंद्र मोदी करे तो सेना को क्रेडिट जाएगा। ये दो डबल पैरामीटर नहीं चलेगा। ये तो तय कर दे भारत के संविधान से, पार्लियामेंट से बिल पारित हो जाए कि देश में जितने युद्ध होंगे और जो जीतेगी क्रेडिट गोज टू ओनली सेना। ये थोड़ा कि हमारी पार्टी है तो सब हमने किया, और अगर दूसरी पार्टी है तो सब सेना ने किया। इस तरह की जो ये परंपरा है, देखिए सेना तो युद्ध तो लड़ती है, लेकिन बहुत बार 26/11 में क्या हुआ, सेना तैयार थी ना युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी। पॉलिटिकल विल डरी हुई थी इस देश की पाकिस्तान से कि उनके पास परमाणु बम है। भाई आप देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे डराती थी, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और चाइना से तो हम जीत ही नहीं सकते। सुनील जी, आप ये समझिए कि हमारे देश की रणनीति क्या थी। मैं गया बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में जैसे 10 किलोमीटर बचा, बस जो है हिसकोले खाने लगी। तो हमने कहा ये अचानक रोड खराब क्यों हो गई? तो जब मैंने पता किया वहां, तो उन्होंने कहा कि सरकार यहाँ रोड इसलिए नहीं बनाती कि अगर चाइना हमला कर दे तो कम से कम देर में आ पाए। हमने 70 साल तक ये किया कि हम डरते थे, रोडें नहीं बनाते थे अपनी चाइना बॉर्डर पे, और आज आप देख ले चाइना बॉर्डर पे रोडें कैसे बनी। आज हमारा कॉन्फिडेंस बताता है। मैं अभिषेक वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। आलोक भाई, अभिषेक जी, कौन सी नाकामी सरकार छुपा रही है सेना की आड़ लेकर, और राजनीतिक लाभ सेना के गुणगान से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं आप? धन्यवाद सुनील भाई जी। क्योंकि मैं हमेशा जब आलोक भाई को सुनता हूं तो मतलब ऐसा प्रवचन देते कि कानों को बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा लगना चाहिए। अच्छे वक्ता है, अच्छे वक्ता भी हैं भाई। सबसे बड़ी चीज है कि जब ये मोदी जी का गुणगान करते नहीं थक रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहे थे, तो याद आ गया मुझे जितने भी अटैक हुए, चाहे वो कारगिल हो, चाहे फिर हमारे संसद पे हमला हुआ हो, चाहे कभी भी रहा हो, किसकी सरकार थी उसको भी बताना चाहिए था। उसका क्रेडिट कौन ले रहा था उसको बताना चाहिए था। जब सेना का क्रेडिट सिर्फ सेना को मिलना चाहिए, किसी सरकारों का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि जो शौर्य दिखाती है वो सेना दिखाती है, और सेना के पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक होता है। क्योंकि हम सब, आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, तो सेना की वजह से बैठे हुए, और बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारी सेना जो है उसके बराबर कोई भी दूसरे देश की सेना नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की गुणगान करते हुए कि तारिक अहमद मीर जो था, मोदी जी के मंच पर जो हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य था, वो कौन शामिल था? बताना चाहिए था उनको। सैफुल्लाह मीर को टिकट किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने दिया था ना। आसिया आंग्रवी को बाकायदा किसने ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में किसने बनाया था भाई? जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती रही और बहुत सारे आतंकवादी संगठनों में सम्मिलित रही। बताना चाहिए था कि पीडीपी के साथ मुख्यमंत्री किसने बनवाया था, किसने बनवाया था?
ये भी बताना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि तालिब हुसैन आतंकी संगठन में शामिल था, जो आईटी सेल का अध्यक्ष था। ये कौन सी पार्टी का था? क्रेडिट ले रहे हैं आप, सेना का क्रेडिट लेंगे। जो जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, आतंकियों की बहन बता देते हैं। कौन सी बात करना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि सेना का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, क्योंकि सेना की जगह दिलों में होती है। जैसे हम भगवान को पूछते हैं, वैसे सेना को भी पूछना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी। भाई प्रभात कुमार जी, क्या आप भी इस बात को मान के चल रहे हैं? और कांग्रेस तो कह ही रही है, कई बड़े नेताओं ने इस बात को कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सारा प्रोपोगेंडा कर रही है, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो इसमें शामिल, या किसी मंच से सेना के लिए कुछ गुणगान की बातें हों। कौन सी नाकामी मैं आपसे समझना चाहता हूं भाजपा छुपा रही है? वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की। भैया सुनील भाई, मैं आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को ही कुछ चीजें याद दिलवाना चाहता हूँ। आपने पूछा कौन सी नाकामी, और हमारे पांडे जी बिल्कुल लक्ष्यदार चीजें बोल रहे थे, तो मैं जवाब एक एक करके दे देता हूँ। पुलवामा के बाद सेना के शहीदों के नाम पर खुलेआम वोट मांगा गया, और किसी और ने नहीं मांगा। पांडे जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मांगा था। याद कीजिए। फिर प्रश्न पूछना पड़ेगा ना, नहीं बोलते थे एक वोट पुलवामा के शहीदों के नाम, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, बोलते थे नहीं बोलते थे? अब आते हैं, आपने कहा ये कांग्रेस के किसी ने नहीं कहा कि चीन से हम नहीं लड़ सकते, हमने लड़ा था। ये बात देश के तत्कालीन विदेश मंत्री आदरणीय एस जयशंकर जी ने कहा कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम उससे युद्ध नहीं लड़ सकते। कोड एंड कोड एस जयशंकर, जो पाकिस्तान के लिए यहाँ अभी पाकिस्तान में वो बने हुए हैं, आइकॉन बने हुए हैं, आइडियल बने हुए हैं। निशाने पाकिस्तान भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको पहले भी मिला है, मोरारजी देसाई जी को, इन्हीं के ही आदर्श पुरुष थे ना, उनको मिला है निशाने पाकिस्तान। जब हमारी सेना जंग की तैयारी कर रही थी, पूरे देश में रोष व्याप्त था। पहलगाम के हमारी माताओं के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा गया, उस बात का रोष पूरे देश में व्याप्त था। तब एस जयशंकर जी ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान को बताया, विपक्ष को नहीं बताया, लेकिन पाकिस्तान को बताया कि हम तुम्हारे यहां अटैक करेंगे। अगर आज इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो पांडे जी याद रखिएगा, फिर हाफिज सईद और वो जो था ना मसूद अजहर, जिसको छोड़ के आए थे, आप इन्हीं की सरकार में गया था ना, भाजपा की ही सरकार थी ना, वो आज शायद फिर वही होता। अच्छा प्रभात भाई, फिर ये परिवार को क्यों नहीं ले गए साथ में? ये अपने परिवार खानदान को क्यों छोड़ गए घर में कि तुम सब लोग मरो, हम जा रहे? फिर बाद में क्यों कह रहे थे कि या अल्लाह हमको भी मौत क्यों नहीं आ गई? ये इनको जानकारी दे दी थी जयशंकर ने, तो ये परिवार को ले जाते गाड़ी में बिठा के। अरे हाफिज सईद और मसूद अजहर से हमदर्दी है आपको क्या? अरे भाई हम कह रहे हैं ये परिवार को क्यों छोड़ गए मरने के लिए? उनको भी ले जाते जब ऐसी जानकारी। भाई किसी को कोई जानकारी मिल जाए कि आज आपके घर में हमला होने वाला है, वो परिवार को लेके भाग जाता है। भाई सुनील भाई, यहाँ सारे आतंकी मार दिए आप कह रहे हो? बताओ। प्रश्न मेरे से नहीं बनता सुनील भाई, ये देश के विदेश मंत्री से पूछ लिया। अरे ये प्रश्न मेरे से नहीं भाई, आपने कहा कि एस जयशंकर ने कहा हमने जानकारी दे दी। यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं कि हमने जानकारी दे दी, हमने कह दिया हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। हमने कह दिया हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। अरे भाई कब मारेंगे, कैसे मारेंगे, ये थोड़ी नहीं बताएंगे। ये थोड़ी नहीं बताएंगे कब मारेंगे, कैसे मारेंगे। हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे 24 घंटे के अंदर। इसको सतर्क होना है, हो जाओ। जाती है, माफ कीजिएगा भाई। अपर्णा दीक्षित, इतिहास है इनका, इनके ही भाई अपर्णा दीक्षित, ठीक है, मोरारजी देसाई जी ने सारी बातें ठीक है। प्रभात भैया, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी जानकारी थी इन आतंकी मुल्लाओं को, तो फिर इनका खानदान का कोई जीवित नहीं कोई खरोच नहीं आती उसको। इनके खानदान से ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है आप लोगों को। ठीक। अपर्णा दीक्षित, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ये बातें कही, अब पाकिस्तान बहुत जी लिया, 75 साल जी लिया, उसके खात्मे का समय है, ये तमाम सारी बातें। विपक्ष इस बात को मान के चल रहा है कि तमाम ऐसे विषय हैं, महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क, बिजली, पानी, तमाम सारी विषय हैं जिन पर सरकार बात नहीं करना चाहती। सेना की आड़ लेकर अपनी सरकार नाकामी छिपा रही है। अपर्णा दीक्षित, अनम्यूट करिए। अपर्णा, अनम्यूट करिए जरा।
आवाज आ रही है आपको? जी। समय के अनुसार देश काल परिस्थिति स्थितियां बदलती रहती हैं, इसमें कोई दौराई नहीं, लेकिन यही शौर्य था, पराक्रम था सेना का, जब सेना हरा झंडा दिखा दिया करती थी, उधर से सीज फायर इधर से करना ही नहीं है। यही सरकार जब आई वापस, बदली सरकार, तो यही छूट दी गई। सरकार किसकी आखिर? आपको आदेश देने वाला कौन है? अगर आप बार बार सेना के शौर्य और पराक्रम पर लगातार आप वीर गाथाएं सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाइए, हमारे लिए भी पूजनीय है, हमारे लिए शौर्य कथाएं हैं सेना की, लेकिन आपकी सरकारों में उधर से जब सीज फायर हुआ करता था तो आप मुझे बताइए यहाँ से हरे सफेद झंडे क्यों दिखाई जाते? तब भी तो कोई प्रश्न पूछने वाला था ना। जब तब पूछते थे तब आपने कोई जवाब नहीं दिया। आज आप प्रश्न चिन्ह सरकार पर उठा रहे हैं। आज आप देश की कूटनीति, अगर देश के भले के लिए माननीय एस जयशंकर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया, उसको आपने विभिन्न और विपरीत परिस्थितियों में पेश करने की कोशिश की, जबकि सेना के एडीजी के सेना के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो ये बताया गया था कि हमने उनको सचेत किया था कि आप आतंक लोगों को समर्थन करना बंद करो, अन्यथा हम आपके आतंकी ठिकानों को तबाह कर देंगे। सेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एस जयशंकर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएं महोदय, इसमें समस्या कहां आ रही है? देश की कूटनीति को अगर एस जयशंकर जी किस प्रकार कहां पर क्या बोलना है, अगर यूनाइटेड नेशन के देशों के साथ भी संबंध स्थापित करने के लिए कहां क्या बोलना होगा, वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, आप ज्यादा अच्छे से देश के आंतरिक मामलों को समझेंगे। मुझे बस इतना बताइए, टीवी पर बोलना बहुत अलग विषय होता है, कूटनीति एक अलग विषय होता है। मेरा ये मानना है कि ऐसे विषयों पर नहीं राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये परिपक्वता लगती है मुझे, जो कि देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आ रहा हूँ वाजपेयी जी, आ रहा हूँ आपके पास। आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान को क्यों हमने खदेड़ नहीं दिया? आखिरकार पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां के नेता यूनाइटेड नेशन में जाके बाइट सुनाएंगे, तो किसकी सुनाएंगे? राहुल गांधी की तो चल रही है ना, और यहाँ के जितने भी पक्ष के नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, उन्हीं की चल रही है ना। तो आप क्या एस जयशंकर जी की बात चल रही है? सिर्फ आप मीडिया पर आके समर्थन देंगे क्या? आप मीडिया पर आके समर्थन देंगे और बाहर से आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? आप कब से राहुल गांधी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं? क्या आप देश के साथ खड़े क्या? अगर आप सच में देश के साथ खड़े होते तो आप इस तरीके से सवाल निशान नहीं पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। आलोक पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। कायदे में सेना का अपमान कर रहे हैं, ये सवाल अपर्णा जी आपकी बात आ गई। जवाब देने दीजिए। अपर्णा जी आपकी बात काउंटर करूंगा। एक सेकंड करिएगा आप भैया, थोड़ा एक क्रम है बहस का, उस हिसाब से चलने दीजिए। आलोक पांडे जी, पहला राउंड इस बात में निकल गया राष्ट्रीय फलक वाले विषय पर, उत्तर प्रदेश पर कोई जिक्र नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा सभी पैनलिस्ट मेहमानों से, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से आज पाकिस्तान पर जो चेतावनी दी, आप सबको विषय जाता है, बताया भी गया होगा। मसला यह है, योगी ने कहा 75 साल बहुत जी लिया, अब इसके अंत का समय है, आतंकवाद ही इसे खत्म करेगा। इस बीच जो विपक्ष की टिप्पणी आई वो ये कि सरकार के पास कुछ बचा नहीं है अपना सुनाने के लिए मंचों से, इसलिए सेना की आड़ लेकर सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब आलोक भाई, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। देखिए, मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जो कहा है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, सब अलग है कि पाकिस्तान एक कृत्रिम विचारधारा पर बना एक राष्ट्र है। धार्मिक आधार पर तो फेल हो चुका है राष्ट्र, क्योंकि उससे बांग्लादेश भी बन चुका है। तो जो धार्मिक आधार पर कोई चीजें फेल हो जाती हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, और वो आर्टिफिशियल विचारधारा पर एक जीवित राष्ट्र है, उसे खत्म होना है, क्योंकि उसने केवल आतंकवादी ही पैदा किए। पाकिस्तान ने क्या पैदा किया? ना वो डॉक्टर पैदा करता है, ना वो इंजीनियर पैदा करता है, वो टेररिस्ट पैदा करता है। वो जो टेररिस्ट होगा वो मित्र और शत्रु दोनों के लिए घातक है। सांप चाटे तो भी जहर उगलेगा, काटे तो भी जहर उगलेगा। इसलिए पाकिस्तान एक सांप की तरह है और उसका स्वयं नष्ट होना तय है। उसकी एक आयु है, वो कृत्रिम राष्ट्र है, उसे खत्म होना है, उसे में खत्म करने की जरूरत नहीं है। वो आंतरिक विरोधों से जूझता हुआ राष्ट्र है, धार्मिक कट्टरता से जूझता हुआ राष्ट्र है, भारत की नफरत में पैदा हुआ है, भारत की नफरत में पैदा राष्ट्र है। वो राष्ट्र लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। भारत की राजनीति उसे जीवित रखा है, वरना 1971 में खत्म हो जाता पाकिस्तान। लेकिन भारत, जो हमारी सेना जीतती थी, टेबल में इंदिरा गांधी हारी और बहुत बार हम लोग हारे, जवाहरलाल नेहरू हारे, इंदिरा गांधी हारी।
जी। इसलिए मेरा मानना है कि आप टेबल में उसे जीतने नहीं देना। ठीक। अभिषेक जी, योगी आदित्यनाथ जहां जहां जिस मंच पर जा रहे हैं, अभिषेक वाजपेयी जी जिस जिस मंच पर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वहां पर ये बात वो कह रहे हैं और सेना के पराक्रम की बात भी बता रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर भी ललकार रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आप लोगों को मेरा फिर वही प्रश्न है सर, आप प्लीज, मैं आपसे निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रहिएगा कि आखिर ऐसा कौन सा वो चैप्टर है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार छुपा रही है नाकामी के तौर पर, और फिर ये सब लोग ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर चिल्ला रहे हैं मंच से। देखिए सुनील भाई, सबसे अच्छा होता तो कि ये प्रश्न आपको अपर्णा जी से पूछना चाहिए। जी मैं पूछूंगा उनसे भी। और सुन लीजिए मेरी बात खत्म जाएगी। आपको ये प्रश्न अपर्णा जी से पूछना चाहिए था कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी, या अयोध्या या किसी और जगह से उत्तर प्रदेश की बात छोड़ करके पाकिस्तान के नारे को ले आए, पाकिस्तान की बातों को ले आए। और जहां तक अपर्णा जी के संदर्भ में मैं बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि हम भारतीय यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग भारतीय, हम सब लोगों को गर्व है, और भारतीय सेना ने कभी भी सफेद झंडे नहीं दिखाए, ना ही समझौते की बात की है। हमेशा जब प्रहार हुआ तो उस प्रहार का हमने जवाब दिया है। तो बड़े जब आप अपने शब्दों को बोल रही है देश के संदर्भ में, बड़ी सोच समझ करके बोल रही है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन सभी मैंने आपको मैं आपसे प्रवचन नहीं किया, आपका टर्न तो आप बोलिएगा, आपका टर्न हो तो आप बोलिएगा प्लीज। रुक जाइए अपर्णा जी, रुक जाइए, अभिषेक जी का समय है अभी अभिषेक जी को बोलने दीजिए। ठीक है जी, काउंटर करिएगा। देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, जब देश की बात आती है तो सभी विपक्षी दल एक सुर में बोलते हैं, क्योंकि वो देश के लिए बोलते हैं। तो कोई भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं सुनना चाहेगा जब देश की बात आएगी। दूसरी बात, तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आलोक भाई ने बोला, देखो इन बातों को हमको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के जब संदर्भ में बात करते हैं तो हमें बेरोजगारी पे बात करनी पड़ेगी, हमें स्वास्थ्य महकमों पे बात करनी पड़ेगी, हमें गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे भी बात करनी पड़ेगी, हमें भ्रष्टाचार के बारे में भी बात करना पड़ेगा। लेकिन आज योगी सरकार हर जगह पे फेल हो चुकी है, चाहे वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, चाहे सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर हो, चाहे अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हो। आज उनको कोई भी बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो सिर्फ एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि अगर रिप्लेसमेंट के तौर पे हम देखे जाए तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम रिप्लेसमेंट के तौर पे मोदी जी के बाद आना चाहिए। इसी वजह से वो उत्तर प्रदेश में रह करके सिर्फ पाकिस्तान और दूसरी चीजों के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। भाई ये अपर्णा जी ये बड़ी बात अभिषेक भाई ने कही कि वो पाकिस्तान अगर आतंकवाद योगी जी अब सोच रहे हैं कि मोदी जी का प्रतिनिधित्व वो करेंगे रिटायरमेंट के बाद, ऐसा कुछ है। और एक चीज छोटी सी बात और अच्छा जल्दी जोड़ दो एक छोटी सी बात सुनील भाई और करूंगा। मैंने इतने नाम गिनाए, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास ओपन तौर पे चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरी इस बात को झूठा साबित करके बता दे जितने नाम मैंने गिनाए थे। ठीक है भाई प्रभात जी, आप से निवेदन यही, उत्तर प्रदेश में आप भी पूरी तैयारी के साथ लगे हो 27 के लिए, हर जिले में आपके 2-2 प्रभारी और ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन अभी सरकार जिस मोड में चल रही है उसे एक्शन मोड माना जाए या जो भी है, आप लोगों की नज़र में सरकार अपने मूलभूत मुद्दों से भटक गई है, पाकिस्तान चिल्ला रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर सेना के सम्मान में कुछ मंच से अगर कुछ बातें कही जा रही हैं तो बाकी विषय भटक जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं? प्रभात भैया। सुनील भाई, थोड़ा सा आप ही की बात को मैं ऐड करना चाहूंगा जी। सरकार तो मूल मुद्दों से भटकी हुई है ही, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर के ना जी जनता को भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आपकी बातों पे आऊंगा उत्तर प्रदेश से। मैं अपर्णा जी की 1-2 बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि टीवी चैनल पर बैठ करके डिप्लोमेसी की बातें नहीं होती है। अपर्णा जी, मानता हूं 100% नहीं होती है, लेकिन फिर पूछना पड़ेगा कि टीवी चैनल पर आकर के जो ये फिल्मी डायलॉगबाजी होती है और सारे के सारे मीडिया कैमरे वही फोकस्ड होते हैं, वो भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए ना, उसको भी तो नौटंकी ही बोलेंगे ना। और आपने कहा तो सुनिए, नौटंकी नहीं हो रही है, युद्ध चल रहा था चाइना से। अरे सुनिए अपर्णा जी, ज्ञान वृद्धि कर लीजिए, अरे कुछ ज्ञान वृद्धि कर लीजिए, फिर दोबारा नहीं बोलोगे। इसमें आपत्ति क्या है? सुनील भाई इनको रोकिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है प्रभात भाई। चाइना से युद्ध चल रहा था, चलते युद्ध के दरमियान आदरणीय वाजपेयी जी ने आदरणीय पंडित नेहरू को कहा कि आपको सदन का सत्र बुलाना पड़ेगा।
और आपको बताना पड़ेगा कि हम अभी किस स्थिति में हैं। और पंडित नेहरू ने सदन के सदस्य का सम्मान करते हुए सेशन को आहूत किया और बताया। आज डर क्यों रहे हैं भाई? क्या बात है डरने का? और आप कहते हैं कि हम बिल्कुल हमारी सेना ने अंदर घुस करके पहलगाम का बदला लिया है, जम के बदला लिया है। लेकिन पूछना पड़ेगा अपर्णा जी, जो 6 आतंकवादी जो मुख्य रूप से हमारे लोगों को मारने में संलिप्त थे, वो कहां गए भाई? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। नहीं पूछूंगी देश के गृह मंत्री जी से प्रश्न कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई गृह मंत्री जी? कैसे आपने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था? ठीक है प्रभात भाई, ठीक है। ये प्रश्न पहले दिन से उठ खड़ा हुआ है कि जिन आतंकियों ने इस दुर्दांत जघन्य अपराध को अंजाम दिया, वो अपराधी कहां गए, ये लगातार पूछा जा रहा है। 5 सेकंड। अच्छा जल्दी कंप्लीट करो। प्रश्न इसलिए खड़ा होता है और ज्यादा कि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की रैली होनी थी पहलगाम में, रैली कैंसिल हो गई और 20 को, जो कि अमूमन और दिनों में नहीं खोला जाता था टूरिस्टों के लिए, 20 को ओपन होता है, 22 को ये घटना होती है। और तो वहां एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं होता है इतने हाई सेंसिटिव जोन के अंदर, जहां ट्रिपल सिक्योरिटी की अरेंजमेंट है और तीनों जो सिक्योरिटी है वो भारतीय। आप देखिए एलजी के अधीन पुलिस है। अच्छा ये नई बात लेके आए प्रभात भाई, ठीक है ठीक है प्रभात भाई, ठीक। आपको इनपुट है इस बात का, आपके पास जानकारी होगी कि वो पहले रैली होनी थी वहां, फिर नहीं वो कैंसिल हुआ, अभी वो बड़े फलक पर आए। मुझे नहीं है, पीएमओ से, सर पीएमओ से ये रिकॉर्डेड है। हाँ ठीक, ये मेरी अपनी जानकारी नहीं है सर। ठीक है सर। अपर्णा जी, आप लोग, फिर मैं वही कहूंगा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हर मंच से इस बात को कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान तक की वो बात कर रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, अब आप लोग कितना इस बात को दोहराओगे, उत्तर प्रदेश के मूल विषयों पर कब आओगे? देखिए, मूल विषयों पर प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार मैंने आपके साथ भी डिबेट की है, जब मूल विषयों पर प्रश्न पूछे गए हैं तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि देश में आर्थिक स्थिति क्या है, देश के विकास की दर क्या है, महंगाई दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, देश में शिक्षा की दशा और दशा क्या है। मैंने हर उस प्रश्न का जवाब दिया है। आप पूछेंगे तो मैं आज फिर तत्पर हूं देने के लिए, और निरंतर इस पर काम चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपना हर पल, हर क्षण, हर कार्यकर्ता इसी में लगा रहता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य योजनाएं चल रही हैं उसको निचले स्तर तक, आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, तो निरंतर इस पर काम चल रहे हैं। लेकिन अब बात राजनीति की आती है, यही बात आप बार बार प्रश्न ही आप ऐसे उल जुलूल करेंगे तो फिर उल जुलूल प्रश्नों के अगर आंसर नहीं किए जाएंगे तो जनता को ऐसा लगेगा क्या ये सच बोलने लगे। दरअसल प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है, मीडिया को झूठ बता दिया गया, नरेंद्र मोदी जी से सबूत मांग लिए गए। पिछली बार जो भी हमने एयर स्ट्राइक किए उसमें हमने सर्जिकल मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को आग्रह कर रहे हैं, सबूत मांग लिए अपर्णा जी। आज तक अरे अपने विपक्ष पर मत थोपो ना, हम तो आग्रह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी सदन का आहूत कीजिए और बताइए। 15 दिन लगा लिए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था ना, पूरा देश आपके साथ खड़ा था प्रधानमंत्री जी, देश को जानने का हक नहीं है। जी ने क्या किया, नींबू मिर्ची लगा के अपमान किया राफेल का, और कितने नेता के जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक में कांग्रेस के नेता लगाते हैं, क्या इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठते हैं? जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उसको जेल भेज दिए ना। गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं भाई? पार्ट टाइम मंत्री है क्या? अरे पार्ट टाइम होम मिनिस्टर है क्या? भेजिए ना जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सुरक्षा चूक की बात जो आप सुरक्षा चूक प्रधानमंत्री आवास पर भी देखी है, तो सुरक्षा चूक तो भी हो सकती है, आपसे प्रश्न मांग लिया जाए क्या? लेकिन इन बातों का कोई विषय का मतलब नहीं। मैं ये कह रही हूँ अगर आपको प्रश्न करना ही है, सोना थी आप सेना की सारी गाथा गाते हैं, सरकार को गाली देते हैं। सब चलिए बताइए सेना को आखिर सरकार को गाली नहीं दी मैंने, आपको खुली छूट है। किसने कहा? जो प्रश्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कभी पंडित नेहरू से करते थे ना, वैसे प्रश्न पूछूंगा सरकार से और जवाब लेके रहूंगा। जैसे जातगत जनगणना पर आप आए ना, जातगत जनगणना पर आपको लेके आए है ना, ऐसे ही लाऊंगा। ओके ठीक है। आलोक भाई उधर से सीज फायर होता था, इधर से गोलियां चलाने की अनुमति थी क्या? ठीक है। क्या समूचे विपक्ष को इस बात की और ज्यादा चिंता हो गई? अभिषेक जी कह रहे हैं, ठीक है, नेताओं के नाम लेके मुझे भी तो याद नहीं। रूप से दिवालिया है, आप बोलो भाजपा की प्रवक्ता की हिम्मत से बोल रही है बात। ठीक है, अपर्णा दीक्षित रुक जाइए। मानसिक दिवालिया है, लेकिन आप हवन करवाती हो।
नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी। हाईकोर्ट के इंटरव्यू के बाद अब की बात ट्रम्प सरकार। अरे रुक जाओ प्रभात भाई, रुक जाओ भैया, प्रभात जी रुक जाओ। आप उत्तर प्रदेश की डिबेट नहीं, इनको बोलिए ना, बोले मानसिक दिवालिया है ट्रम्प। मैं बोलता हूँ, ठोक के बोलता हूँ, वापस लेने की बात किसने मैं की थी? बोलता हूँ मानसिक दिवालिया है ट्रम्प। ये बोल पाएंगी? ये जलेबी घुमा रही है। अरे प्रश्न पूछिए, मैं जवाब बोलिए दे रहा हूं। मानसिक दिवालिया है ट्रम्प। ठीक है रुक जाओ भाई साहब। 11 दिनों में 8 बार बोल चुका अरे है। रोको रोको भाई, हमने प्रभात भाई कार्य करवाया को, और प्रभात भाई को रोको अभी। आलोक जी, क्या समूचे विपक्ष को इस बात की चिंता ज्यादा हो गई कि अब भारतीय जनता पार्टी ने बाकी विषयों से हटकर ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मांग का सिंदूर बना लिया है और ये पांव पांव जनता के बीच जा रहे हैं, और इससे एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो युवा के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो जाएगा, इसलिए कहीं से कुछ तो घेरो? नहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर या जो भी युद्ध सौर पराक्रम हुए हैं, चाहे इंदिरा गांधी के समय का हो या और जब हो, सरकारों ने हमेशा उसका क्रेडिट लिया, ऐसा नहीं है। अब उस समय पर जाके देखोगे तो मीडिया से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के विषय में जो अच्छे थे उस समय थे, या राजीव गांधी जी के विषय में जो अच्छे काम हुए थे, वो युद्ध भी अगर श्रीलंका वाले मैटर को लेके था वो भी छुपा था। लेकिन अब इस समय अगर सरकार कर रही है तो विपक्ष का काम है सरकार को पूरा क्रेडिट कैसे लेने दो। दूसरी बात है, ये सरकार बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है, उसमें युद्ध क्या, क्योंकि नेतृत्व तो सरकार करती है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, डिसीजन हमेशा सरकार करती है, फॉलो हमेशा सेना करती है। अगर ये डिसीजन गड़बड़ हो जाता तो सेना को नहीं आलोचना होती, तब आलोचना सरकार की होती। तब विपक्ष कहता मोदी ने कैसा निर्णय ले दिया। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, पॉलिटिकल विल ही देश की दिशा तय करती है, सेना देश की दिशा नहीं तय करती। पॉलिटिकल विल सरकारें ही देश की दिशा तय करती है, युद्ध की दिशा तय करती है। युद्ध कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये सरकारें तय करती है, सेना नहीं तय करती। सेना उस आदेश को फॉलो कराती। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लोगों के बहुत इमोशनल फीलिंग के साथ जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं न कहीं पर पॉलिटिकली माइलेज लेना चाहती है उस पॉलिटिकल डिसीजन का, तो विपक्ष उस माइलेज को कम करना चाहता है। लड़ाई माइलेज को कम देने या ज्यादा लेने की है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता। राष्ट्र की बात आएगी तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो जाएंगे। जी अभिषेक भाई, पॉलिटिकल माइलेज की लड़ाई है सारी। देखिए ये ऐसा आलोक भाई सोच सकते हैं, क्योंकि जब इतनी बात बता रहे थे तो वो भी बताते ना, क्योंकि संसद में जब आक्रमण हुआ था, जब हमला हुआ था तो किसकी सरकार थी? अरे सीना चौड़ा करके बताइए, आप क्यों नहीं बताते भारतीय जनता पार्टी के बारे में? क्यों कारगिल जब हमला हुआ था तो किसकी सरकार थी, वो भी बताइए। आप सारे आंकड़ों को बताना चाहिए, तब तो वो मतलब ये तो खूब है पांडे भैया कि मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप तारीफ कर रहे हैं तो ये लाइन दोहराने से अभिषेक जी कुछ नहीं हो जाएगा, मैं उत्तर दे देती हूं। कीजिए एक बात। दूसरी चीज देखिए सेना, देखिए जब सेना की बात होती है तो सेना जब अभी इन्होंने सरकार की बात कही, जब सरकार सेना को हमेशा ये बोलती है कि आप अपने हिसाब से देखिए, आपको पूरी खुली छूट है, आप रणनीति बनाइए, उस रणनीति को डिस्कस कीजिए। नहीं सर, खुली छूट नहीं मिलती थी इसके पहले सरकार। सुन लीजिए, अरे ये आपका अपना तर्क हो सकता है, ये आपके तर्क से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमेशा खुली छूट। सेना के बयान है ऐसे, मैं सेना के बयान, अरे बहुत सारे बयान है, बयानों पे आएंगे तो शायद डिबेट का समय कम पड़ जाए। और सेना इतनी उसके बाद बाकायदा रणनीति बनने के बाद रणनीति बनती है तो उसको बाकायदा डिस्कस किया जाता है, तब वो बताते कि हमें लगता है कि ये बात चल रही है 1991 समझौते पर, ये बताया गया था 15 दिन पहले एयरफोर्स को या फिर किसी को भी सूचित करना होगा। आप इसको भी तो मानिए ना। फिर लोग हो जो पठानकोट में आईएसआई बुलवाते हो। ठीक है, बात आ गई सत्य भाई। पठानकोट में आईएसआई बुलवाया इन्होंने भाई। 10 सेकंड में प्रभात कुमार जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ ये वही लोग है ना, मतलब क्या मेरा समय भी आप सबको दे देंगे? सर अब समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ मैं। 10 सेकंड सबके पास। आईएसआई किस आधार पर बुलवाया था जी? 1947 के बाद कभी आईएसआई नहीं आया था। ठीक है भाई, आप ही की सरकार में अपर्णा दीक्षित, नवाज शरीफ को बिना बुलाए बिरयानी खाने पर। अपर्णा दीक्षित, पॉलिटिकल माइलेज का मसला चल रहा है, आप ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिकल माइलेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं?
ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम में जो नृशंस हत्याएं हुई उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि राजनीति करने का विषय नहीं था। अगर हमने प्लानिंग की तो आपने वहां से प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू किया, हमने जवाबदेही शुरू की। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपने इतने गंदे तरीके से सर तन से जुदा वाली फोटो डाली, आपने कितने सारे वो किए। आज आप अगर कुछ चीज अगर बोल रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? बना करके बैठी हुई हैं आप जी आईटी से जी ठीक है ठीक है अपर्णा जी। और उसके बाद जो बात आलोक जी ने कही वो बात 100% ठीक है। सेना तुरंत फैसला नहीं कर सकती जब तक उसको आदेश नहीं होगा हुकूमत हिंदुस्तान का, सरकार का। सेना युद्ध लड़ेगी, लेकिन सेना ऐसे थोड़ी नहीं कि आदेश है नहीं और सेना जाके घुस जाएगी पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है भाई साहब, आप तो जानते हो, सब लोग पता है। पहले आदेश नहीं होता था, पहले इंतज़ार करते थे फौजी आदेश का कि आदेश मिले तो एक फायर झोंके, उधर से गोलियां आ रही हैं। ये बात वाजपेयी जी, जिस दिन से पहलगाम हुआ और उससे पहले से हमने हजारों डिबेट किए हैं, जिसमें तमाम ऐसे रिटायर्ड जनरल कर्नल बैठे हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है इस मंच पर और कहा है भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, पाकिस्तान लगातार बारूद फेंकता था लेकिन हमारी तरफ से फायर करने की भी हमारी छूट नहीं थी, हमें आज़ादी नहीं थी। अब इतना हुआ है, ये सारी चीज़ें बाकी देखना होगा कि क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या फिर विपक्ष जिस बात को कह रहा है उन तमाम सारी चीज़ों को लेकर विपक्ष बड़े फलक पर भाजपा को घेरता है। बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।